सभी बंधुओं को और सभी उपस्थित बहनों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, श्री टी.जी. वेंकटेश जी जो मेरे साथी हैं, संसद में एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, बहुत ही खुशदिल इंसान है। सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट गांजी राजा मौली गुप्ता जी, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र गुप्ता जी और बहुत सारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स जो इस संस्था के हैं। मैं शायद उनका सबका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दामोदर मोदी जी और कार्यकारी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जनरल श्री दीपक कुमार मित्तल जी, बहुत सारे और दूसरे हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम में साथी उपस्थित हैं। बहुतों के नाम अभी लिए गए हैं। मैं नहीं जानता कि महेश गुप्ता जी जो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं वो इस कार्यक्रम में हैं या नहीं, लेकिन फॉरेन डेलीगेट्स मुझे बताया गया कि हरि नारायण रौनियार जी जो ऑनरेबल एमपी हैं नेपाल के, वो भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद नाडा साहब भी हैं जो कल्चरल काउंसलर हैं एम्बेसी ऑफ इजिप्ट के, और मेरे पार्लियामेंट में साथी डॉक्टर अछूता सामंता जी भी हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी लोकसभा एमपी और अनिल अग्रवाल जी ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, श्री महेश पोद्दार जी ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, श्री सुभाष बराला जी हमारे राजस्थान के, सुभाष बहेरिया जी, सॉरी, वो तो शायद सुबह भी मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे राजस्थान के, और श्री दिलीप गांधी जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, श्री कपिल देव अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर नीरज बोरा जी लखनऊ से एमएलए, रविकांत गर्ग जी जिनको हम 25 साल से देख रहे हैं वैश्य समाज के लिए काम करते हुए, व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं मथुरा से, श्री योगेश मोहन गुप्ता जी IIMT यूनिवर्सिटी के चांसलर, और बहुत सारे लोगों का विदेश से भी नाम लिया गया, सोहन गोयनका जी का, अशोक मुद्रा जी का, धारीवाल जी का, राहुल जी का, और बहुत सारे नेपाल थाईलैंड के लोगों का, अशोक गोयल जी का, अजय जी का, चंद्रशेखर जी का, दिलीप जी का। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सूची है और इस वर्चुअल मीटिंग में ये कंफर्म भी करना बड़ा मुश्किल है कि कौन है कि नहीं है। कई बार शक्ल स्क्रीन पर आती है, कई बार नहीं आती है, लेकिन बहुत पुराने समय से जो जुड़े हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग, भारत जैन महामंडल के राकेश मेहता जी, बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अजय बनारसी दास जी और श्रीमती दर्शना गुप्ता जी, जीतो के गणपत राज चौधरी साहब और प्रदीप राठौर जी, वसावी मेडिकल रिसर्च सेंटर हैदराबाद के गांजी राजा मौली गुप्ता और डॉक्टर श्रीमन नारायण जी, पंजाबी बाग दिल्ली के हमारे महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सुभाष गुप्ता जी, राजस्थान के हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर SS अग्रवाल जी, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बेंगलोर के सतीश जैन साहब, वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सतीश अग्रवाल जी, एलाइट सर्कल के विवेक बंसल, राकेश गुप्ता जी, राजस्थान एकेडमी और लायंस क्लब इंटरनेशनल दिल्ली वेजिटेरियन से गौरव गुप्ता जी, डॉक्टर हेगड़े, बहुत सारे लोग। मैं इन सब
माननीय अपने इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के सदस्यों का, बहुत सारे जो हमारे इसमें कार्यक्रम में सीनियर IVF के ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे तो वेंकटेश जी ने अभी आप सबकी ओर से शुभकामना दी है अशोक अग्रवाल जी को, जो हमारे अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं पता था कि जब ये कार्यक्रम का समय मैंने आज दिया तो मेरे को ये नहीं पता था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन आज ही मुझे ये पता लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत ठीक दिन जो है उनको इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, ताकि हम लोगों को ये सुविधा हो गई कि सब लोग जॉइंटली उनको उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं भी दे पा रहे हैं। उसके लिए मैं हार्दिक बधाई अपने सभी यहाँ सरकार में साथियों की ओर से देना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, आरोग्य रहें, यशस्वी हो, सफल हो, और आपके नेतृत्व में हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन महासम्मेलन, जो बहुत लंबे समय की तपस्या श्री रामदास अग्रवाल जी ने इस संस्था को खड़ा करने में की, संस्था के मुख्य सलाहकार स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी जैसे लोगों ने जिस तरह का योगदान इस संस्था के लिए किया, उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और मैं हृदय से श्री रामदास अग्रवाल जी और श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी की पवित्र स्मृति को नमन भी करना चाहता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब सदस्यों को जिस प्रकार से उन्होंने निस्वार्थ और निष्काम सेवा की, खाली वैश्य समाज के लिए काम नहीं किया, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, तकलीफग्रस्त लोगों के लिए काम किया। और महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा स्थापित आइडियल्स को अपने जीवन में भी उतारा, और हम सबको भी उनको उतार कर अपने जीवन को और ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी बनाने की प्रेरणा दी। मैं हृदय से उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप ने आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को रामदास अग्रवाल जी की और हमारे रमेश चंद्र अग्रवाल जी जैसे लोगों की कमी निश्चित रूप से महसूस हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस कोविड के समय पे भी हमारे सभी प्रमुख साथी देश भर से ही नहीं अपितु पूरी दुनिया से एकत्रित हुए हैं। जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के कार्यक्रमों में पास्ट में मुझे जाने का मौका मिला है, मैंने आप सबके उत्साह को, आप सबकी कर्तव्य निष्ठा को और देश और समाज के लिए करने के भाव को प्रत्यक्ष देखा है, उसको अनुभव किया है। और मुझे हमेशा इस बात पर गर्व होता है कि हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन ने एक राजा के रूप में जिस प्रकार के आदर्श समाज के लिए स्थापित किए, वो हम सबको जीने के लिए पर्याप्त एक सात्विक प्रेरणा देते हैं। और ऐसे अवसर उन सब संस्कारों को दोबारा पुनः स्मरण करने का अवसर होते हैं, और अपने जीवन में पहले से और बेहतर कैसे हम कल से कर पाएं, इसका संकल्प लेने के अवसर होते हैं। इसलिए उन सब पुनीत आत्माओं को स्मरण करते हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन देश और समाज के लिए और हमारे वैश्य फेडरेशन के लिए अविस्मरणीय है, हम लोग आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आज जैसा कि अभी
अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि हम सब लोग एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सारे देश में 2020 का जो वर्ष है, इसको अगर कोरोना का वर्ष भविष्य में कहा जाएगा तो ना तो ये कोई आश्चर्य की बात होगी, ना ही इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि कोरोना के बारे में हमने काम 8 जनवरी से करना प्रारंभ किया था। 7 जनवरी को सारी दुनिया ने ये जानकारी पहली बार औपचारिक तौर पर प्राप्त की थी कि चाइना के अंदर एक नया कोरोना वायरस आया है। इसकी जानकारी चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्राप्त जानकारी से सारी दुनिया को पता लगा और इसी कार्यालय में, इसी निर्माण भवन में जहां मैं आपके सामने अभी बैठा हूं, यहाँ पर हमने 8 जनवरी को 24 घंटे से भी कम समय के भीतर हमने अपनी पहली टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी को बुलाया था। उसमें सारे एक्सपर्ट्स थे और WHO के प्रतिनिधि भी उसमें थे। और हमने उसी दिन से अपने देश के अंदर अगर कोरोना वायरस आ जाए तो उसके लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट का देश को अनुभव है बहुत सारी बीमारियों को जूझने का। हमने पास्ट में देश ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से समाप्त भी किया है। नीपा वायरस, स्वाइन फ्लू, इबोला और बहुत सारे और वायरस। 80-90 के दशक में एड्स का वायरस आया था भारत में और समय समय पर तरह तरह की बीमारियां आती रही हैं। उन सबको पुराने अनुभवों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपने भारत सरकार में, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में इसका संज्ञान 8 जनवरी को ही लिया था और 17 जनवरी तक सारे देश को हम लोगों ने डिटेल्ड एडवाइजरीज इशू कर दी थी। भारत में आने वाले यात्रियों के संदर्भ में आप जानते हैं कि सारे एयरपोर्ट्स पे और दूसरे स्थानों पर जहां भी पॉइंट ऑफ एंट्री थे, वहां पर हम लोगों ने सर्विलेंस शुरू कर दिया था। वो चाहे शिप के सी पोर्ट्स हो, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ हमारा लैंड बॉर्डर हो। और हमने इंतज़ार नहीं किया था कि 30 जनवरी को पहला केस भारत के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहला केस आते ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था मेरी अध्यक्षता में और अब तक उसकी हम लोगों ने 20 से ज़्यादा बैठकें की है। पिछले 6, 7, 8 महीने की जो हिस्ट्री है उसको मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार ने इस कोविड के विषय को बहुत ही प्रोएक्टिवली, इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, ग्रेडेड स्ट्रैटेजी, समय से पहले कल्पना करके कि कल क्या हो सकता है उसके हिसाब से हमने सारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। आपने सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। आपने जनता कर्फ्यू से लेकर और लॉकडाउन तक और आज लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक उसके वेरियस फेजेस को भी सबने देखा है, महसूस किया है और हम सबको उसकी तकलीफ भी सहन करने का मौका मिला है। हम सब, मैं जानता हूं कि बहुत तरह के कष्टों का सामना हमको 8 महीने में करने का कारण बना है और इसी के कारण मैं कहता हूं कि देश के लोग बधाई के पात्र हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया। हमने अपनी हिम्मत के साथ अपने संस्कारों के अनुरूप गहराई से और गंभीरता से
देश की समस्याओं के समाधान के लिए अपने कंट्रीब्यूशन को करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से देश ने विषम परिस्थितियों में, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की बहुत सारी जो आवश्यक साधन होने चाहिए थे, उन साधनों की भी कमी थी। आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग ये जानते होंगे कि आज जो घर घर आप देखते हैं आराम से जो टेस्ट हो रहा है, एक दिन में 1 मिलियन तक हम टेस्ट कर रहे हैं कोविड को जांच करने के लिए, जिसके लिए एक लेबॉर्ट्री से 1500 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री हम लोगों ने 6 महीने में स्थापित कर दी हैं। ये जांच आज से 5 साल पहले इसका सैंपल अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल में अटलांटा में जाता था, और वहाँ से उस परिस्थिति से हम लोग भारत को उस परिस्थिति तक लेकर आए हैं जहाँ जनवरी फरवरी के महीने में देश भर में पीपीई के लिए हाहाकार मचता था, वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचता था, N95 मास्क के लिए हाहाकार मचता था, बहुत सारी आवश्यक दवाइयों के लिए हाहाकार मचता था। आज हम अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपको हम और पीपीई भेजना चाहते हैं, हम आपको और मास्क भेजना चाहते हैं, हम आपको और आवश्यक सामग्री भेजना चाहते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि अभी रहने दीजिए, अभी हमारे पास स्टोर में रखने के लिए जगह नहीं है। जो सामान हम भारत में बनाते नहीं थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज वो सब पर्याप्त मात्रा में बनाकर और हम इसी क्राइसिस के दौरान उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। जो किट आज से 5 महीना पहले हमें टेस्टिंग के लिए बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, 2000-2500 रुपये तक एक टेस्ट की कीमत होती थी। आज हमारे देश में सैकड़ों लोग उनको भारत के अंदर बना रहे हैं, और हम वही सब कुछ 200-300 रुपये के अंदर जो है वो देश के अंदर उपलब्ध करा पा रहे हैं। जो वेंटिलेटर्स लाखों रुपए में आते थे, उसी के ऐसे वर्जन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से हमारे देश के लोगों ने बना दिए हैं, जिनसे देश के अंदर भी हमारी ज़रूरत का सामना हो रहा है, और हम आज उसको एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आए हैं। कुछ दवाइयाँ तो हम दुनिया के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाई दुनिया के 150 देशों को भारत आज भेज रहा है। बहुत सारी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को लिटरली ख़त्म करने का एक प्रकार से वातावरण बना है। और जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि 1.35 बिलियन के देश में, 135 करोड़ लोगों के देश में, जिसकी आबादी दुनिया के बड़े बड़े बहुत सारे देशों की आबादी को जोड़ लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग भारत के बाहर से आए, कोई हार्वर्ड से आए, कोई अमेरिका के प्रतिष्ठित और दूसरे संस्थानों से आए, उन्होंने यहाँ टेलीविज़न चैनल्स पर आकर बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दिए, और उन इंटरव्यूज़ में कहा कि जुलाई अगस्त के अंदर भारत के अंदर 300 मिलियन केस हो जाएंगे। सारे देश में डर का वातावरण पैदा किया, 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, भारत के गांव-गांव के अंदर कोरोना जैसा वायरस वो घर घर में घुस चुका होगा। आज आप सब जानते हैं, जैसा अभी अशोक जी ने भी कहा कि 300 मिलियन केस नहीं, अभी हम 3 मिलियन केस तक पहुंचे हैं। उन 3 मिलियन के अंदर भी 76% केस जो है वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, और बाकी केसेस भी जो अस्पताल में या घर के अंदर होम आइसोलेशन में बीमारी का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑन रोड टू रिकवरी हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट, दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.84, और इसी 6 महीने के अंदर अंदर
15,000 से ज़्यादा हम लोगों ने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, इनको विकसित कर लिया है और इनके माध्यम से 25 लाख से ज़्यादा बेड्स भारत के अंदर डेवलप हो गए हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भारत सरकार ने डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी सारे देश की सरकारों को दी है और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन रहा है। कितनी तकलीफ हुई लोगों के, माइग्रेंट लोगों के इधर से उधर जाने पर, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक तो मैं समाज के लोगों को, अपने वैश्य समाज के लोगों को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हजारों संस्थाओं ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब इस त्रासदी के दौरान भूखा नहीं रहेगा। भारत सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को पूरे 6 महीने तक उनको हर प्रकार से खाने के लिए राशन उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था की। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में गरीबी के कारण उनके परिवार के ऊपर दूसरे खतरे ना मंडराने लगे, उसकी व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर के अंदर ही सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करने के लिए 15,000 करोड़ का हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से हमने तुरंत उस पैसे को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया कि देश में कहीं पर भी लोग सफ़र नहीं करने चाहिए, सब प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। पहले 1,70,000 करोड़ का बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए विकसित किया और अभी जब आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की है तो उस आत्मनिर्भर भारत के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमको सबको बहुत गहराई से समझना होगा। उसको बताने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को लगभग 1 हफ्ते तक हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने छोटे से उद्बोधन में उसके बारे में कैसे चर्चा कर सकता हूं। ज़्यादातर हमारे समाज के लोगों ने उसको गहराई से समझा है और उसमें समाज के हर वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक, किसी भी स्तर के कर्मचारी से लेकर एमएसएमई से लेकर और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए इस प्रकार की कोशिश की गई है कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी आप हिम्मत से डटे रहें और भारत को अपने पांव पर खड़ा करने में हम सक्षम हो सकें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोगों ने, और उसमें ये ठीक कहा अशोक जी ने कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ इस सारे पीरियड में सहने का काम जहां एक तरफ बहुत ही गरीब लोगों को हुआ, उसके साथ साथ जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जो एक प्रकार से अपने छोटे, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग मिडिल क्लास हैं, छोटे से ये मिडिल क्लास व्यापार करते हैं, लॉकडाउन के कारण, दूसरी परिस्थितियों के कारण, और आज जिस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, कोई दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, बाज़ारों में, मार्केट्स में जाने के अंदर बहुत सारी पाबंदियां हैं, अनेक किस्म के रिस्क हैं। इन सब के अंदर हमारे समाज के लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आप सब इस बात को भी ज़रूर अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये सब कुछ, जो कुछ भी 8 महीने के अंदर हुआ और किया गया, ये बहुत ही प्रोएक्टिवली देश के लोगों को, जहां अमेरिका और इंग्लैंड जैसे, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े बड़े देश इस बीमारी के दुष्प्रभाव को, ब्राज़ील जैसे देश इतनी आसानी से नहीं झेल पाए, वहाँ भारत ने अपने आप को
इसके लिए पूरी गहराई से तैयार किया और उसके लिए आपने सबने मिलकर अपना संपूर्ण सहयोग दिया। हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने सहयोग दिया, हमारे लीडर्स ने सहयोग दिया। एक दिन नीति आयोग ने मेरा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया और उन्होंने बताया कि देश के अंदर 92,000 ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। 92,000 उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया, उनके बहुत सारे प्रमुखों के साथ, और ये कहा कि ये संस्थाएं वो हैं जिन्होंने पूरे इस तकलीफ में ये सुनिश्चित किया कि देश के अंदर गरीबों तक इस त्रासदी के बावजूद भी भोजन पहुंचता रहे। इसलिए जैसे वैश्य समाज हमेशा तकलीफ के अंदर उसने अपना राष्ट्र धर्म, उसने अपना समाज धर्म, उसकी भावना को कभी भी क्षीण नहीं होने दिया है। इस तकलीफ के अवसर पर भी जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, लोगों के रोजगार के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, लोगों के व्यवसाय के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, हर जगह पर तकलीफ निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बहुत गहराई और गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात लगे हैं। मैं क्योंकि उनको बहुत नजदीक से देख रहा हूं किस तरीके से हर क्षेत्र के दिन रात एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होती है, नई नई नीति बनाई जाती है, उसकी घोषणा होती है। इस सारे त्रासदी के काल के दुष्प्रभाव से कैसे सारे समाज को बाहर निकालना है, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं, कोई भी बात अपने हाथ में लेते हैं, तो वो उसके सफलता के, उसके अंजाम तक उसको लेकर जाते हैं। जितने भी कार्यक्रम उन्होंने पिछले 5-6 साल में लॉन्च किए, जब वो शुरू हुए थे तो हमको लगता नहीं था कि शायद इसमें कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की तो देश के 100 करोड़ लोगों के, जो देश के 100% लोगों के, गरीबों के खाते खुल गए। सैनिटेशन की बात की तो देश में करोड़ों टॉयलेट्स शुरू हो गए। डिजिटल इंडिया की बात की तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक एक पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया। और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए गैस के चूल्हे की बात की तो फिर करोड़ों बहनों को किस प्रकार से लाभ हुआ। सब क्षेत्रों के अंदर जो जो कुछ हाथ में लिया, वो सारी चीजें हाथ में लेकर उनको सफलतापूर्वक उन्होंने कोशिश किया कि उन विजन्स को, उन मिशंस को मिशनरी ज़ील से लेकर आगे बढ़ा जाए और आने वाले समय में 2022 तक एक नया भारत देशवासियों को दिया जाए, जहां सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की पर्याप्त व्यवस्था हो, हर हमारी बहन माता के लिए पर्याप्त सुरक्षा की और हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा हो। और देश में हम राष्ट्रवाद और मानवतावाद, इस वाद को पूरी तरह से अक्षुण्ण रखने में सफल हों। और जितने दूसरे वाद हैं जिसके कारण देश में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, देश तरह तरह की बातों के कारण बढ़ता है, उन सब से देश को मुक्त करने का प्रयास किया जाए। हम सब लोगों ने अपने जीवन में महाराजा अग्रसेन से लेकर और आज तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी दुनिया के अंदर पहचान खाली इसलिए नहीं है कि वो वैश्य थे। वैश्य के रूप में तो हम भी उन्हें पहचानते हैं, लेकिन शायद उनकी पहचान उनके कर्मों के कारण, उनके निस्वार्थ
सेल्फलेस डेडिकेशन टू द सोसाइटी इसके कारण है, और वैश्य समाज को इस तरह के लोगों पर गर्व है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब तकलीफ में है समाज किसी भी प्रकार की, वैश्य समाज को आगे बढ़कर अपने हाथ में समाज का नेतृत्व लेकर और लोगों को धैर्यपूर्वक किस प्रकार से हम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में सहायक बन सकते हैं। अगर हमें थोड़ी तकलीफ़ है तो भी राष्ट्र हित में, समाज हित में हम अपनी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करके और जो देश में ज़्यादा तकलीफ़ में लोग हैं उनकी तकलीफ़ को दूर करने में जब अपने हृदय से, मन से और आत्मा से योजनाएं बनाकर उन योजनाओं पर काम करेंगे तो सही मायने में हमको एक वैश्य होने की अनुभूति होगी, एक वैश्य होने पर गर्व महसूस होगा। ये जो ऐसे त्रासदी के काल हैं ये आएंगे, ये जाएंगे, लेकिन इतिहास हमेशा ऐसे समय में जिम्मेदार लोगों ने किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाया इसको हमेशा याद करेगा। और इस नाते मैं जितने लोग यहाँ, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में हैं, मैं तो वैश्य समाज का एक बहुत छोटा सा साधारण सा सिपाही हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं आप में से किसी का कोई मार्गदर्शन कर सकता हूँ। आप सबके पास जीवन पर्यंत अच्छे कामों को करने का अनुभव है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज इस कार्यक्रम से नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प लेकर जाएंगे। हम सब मिलकर 2022 तक नया भारत बनाना चाहते हैं और उसके बाद भारत को दोबारा से विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसका भविष्य उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ हो। और जब ऐसा भारत बने तो हमको सबको इस बात का संतोष होना चाहिए कि ऐसे भारत को बनाने में हम सबका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ध्यान आए कि इस भारत को बनाने की जब यात्रा चल रही थी हमने भी अपनी बहुत बड़ी आहुति दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में, जिनके पास स्वर्गीय श्री रामदास अग्रवाल जी का डीएनए है, जिन्होंने समाज को संगठित करने में, समाज को सेवा का भाव सिखाने और बताने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनकी पवित्र स्मृति से प्रेरणा लेकर हम लोग आने वाले अपने जीवन में उस नए भारत को बनाने के लिए नया संकल्प लेकर जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज तो ज़्यादा कुछ लंबी बात शायद करने का अवसर ना हो, लेकिन ये कोरोना काल जब समाप्त होगा मुझे पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर जल्दी ही हमें इस तकलीफ से मुक्ति भी मिलेगी और इसी साल के अंदर इस बीमारी के खिलाफ जब वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा तो उस वैक्सीन के निर्माण की यात्रा में भी आप देखेंगे कि सारी दुनिया के अंदर भारत जो है वो दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। ऐसे में आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपके सबके परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस यूं तो देखने और सुनने के अंदर बहुत भयानक है, बहुत दुष्ट है, बहुत तेजी से बात करते ही करते एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है। इसीलिए इसने थोड़े समय में सारी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन इसके साथ साथ इतना चंचल होने के बावजूद इस वायरस की एक और खास बात है कि इसने अपने आप यानी किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए इसने कोई रॉकेट साइंस जो है हमारे लिए नहीं तय की है।
मैं अभी भी देख रहा हूं कि जितने मुझे लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और हम लोग बहुत तरह की गलतफहमियों में रहते हैं कि ये शायद हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। मैंने जैसा कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अगर मास्क को नहीं छोड़ा और 2 गज की दूरी वास्तव में बना के रखी और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अननोन सरफेस को छूते रहने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोकर रखेंगे, अपने हाथों को मुंह, नाक और आंख के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो केवल ये छोटी छोटी 3-4 बातों से ही मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कोरोना वायरस बाल बांका भी नहीं कर सकता। मैंने पिछले 6 महीने में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां मैं ना गया हूं, कोई ऐसा कोविड का वार्ड नहीं जहां कोविड के मरीज के साथ जाकर मैंने उसके साथ खड़े होकर बात ना की हो। लेकिन सावधानी रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जितनी मिनिमम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में आवश्यक है, उसको करने में कोई चूक नहीं की है और उसके कारण अभी तक 8 महीने में भगवान की कृपा है कि कोरोना वायरस मेरे आसपास भी नहीं आ पाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे वैश्य समाज के लोग इस संदेश को घर घर पहुंचाएं और उसको पहले खुद प्रैक्टिस करें और खुद प्रैक्टिस करने के बाद हम ये संदेश उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी कोरोना के साथ लापरवाही से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने अगर अनलॉक किया है तो इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको जो तकलीफ हो रही है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके बीच में, और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसके प्रिंसिपल्स को अपनाने के बीच में कोई ना कोई बैलेंस बना के रखना है। लेकिन इसके लिए समाज का और समाज के जिम्मेदार लोगों का जो कोऑपरेशन है उसकी बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए आप सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि जैसे अस्पताल में डॉक्टर और नर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, अस्पताल में सैनिटेशन के और सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस के लोग और समाज में दूसरे लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के लोग समाज के लोगों को सही जानकारी देने के मामले में, उसका एक आंदोलन विकसित करने के मामले में एक सुपर कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करने का संकल्प ले। थोड़े दिन का और समय है जिसके अंदर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोग दिवाली के आसपास मिलेंगे तो इस कोरोना की चर्चा जो है शायद उसको इतना ज़्यादा करने का हम में से किसी का भी कोई मन नहीं करेगा। और जैसे दूसरी बीमारियां पहले भी दुनिया में आई हैं, वैसे ही कोरोना वायरस की बीमारी भी ये दुनिया के अंदर एंडेमिक हो जाएगी। एंडेमिक होने का मतलब होता है कि दूसरी बीमारी की तरह कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर, किसी किसी देश में, किसी किसी स्टेट में ये कभी कभी अपीयर होगी। और जैसे बाकी बीमारियों के लिए हम कहते हैं कि हम फलानी बीमारी से प्रभावित हो गए हैं, ऐसे ही लोग केवल इसके बारे में बात करेंगे कि उस फलाने आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। इससे ज़्यादा इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बार बार कहूँगा कि अगर ज़रा सा भी सावधानी चूकी तो दुर्घटना घटी। इस बात को जो है आप याद रखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिम्मेदारी का व्यवहार करते हुए, तकलीफ़ को सहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना को गहराई से समझते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विषम परिस्थितियों में भी अपने संपूर्ण कंट्रीब्यूशन को निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं पुनः अशोक अग्रवाल जी को, जो लगातार मुझे पिछले समय से इस मीटिंग के लिए आग्रह कर रहे थे, मैं धन्यवाद करता हूं उनके
एक प्रकार से पेशेंस के लिए कि उन्होंने अपना आग्रह करना नहीं छोड़ा। मैं उन्हें हर हफ्ते कहता था अगले हफ्ते देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं थी, बहुत सारी प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उनके आग्रह करते रहने के कारण आज ये मीटिंग संभव हुई। मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, सबसे व्यक्तिगत बातचीत करने का तो शायद मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत शीघ्र ही अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में किसी न किसी बड़ी ऐसी मीटिंग के अंदर भाग लेंगे जहाँ फिजिकली भी हम सबको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।